इस वीडियो में हम यूपीएससी के माइंडसेट से जो करंट डेवलपमेंट्स हैं उसको एनालिसिस करेंगे उसका। तो पहला डेवलपमेंट क्या चल रही है कि लिंग्विस्टिक सेकुलरिज्म, जो लैंग्वेज बेस्ड वायलेंस चल रहा है यहाँ महाराष्ट्र में, उसके बेस पे बात कर रहे हैं कि उसको सेकुलरिज्म हम अपहोल्ड कैसे करें। GS1 में इंडियन सोसाइटी, वहाँ से रिलेट कर सकते हैं हम डाइवर्सिटी से, कि इंडिया इज़ अ लैंड ऑफ डाइवर्सिटी, कि बहुत सारे रिलीजन हैं, लैंग्वेजेस हैं, रीजन्स हैं, उनकी अपनी अपनी कल्चरल प्रैक्टिसेस हैं। उस बेस पे हम क्या उसमें सेकुलर कंटेक्स्ट क्या क्या ढूंढ सकते हैं हम। तो अगर हम देखें इंडिया में 2011 के सेंसस की बात करें तो क्या था, इंडिया में 121 लैंग्वेजेस हैं, 270 मदर टंग है। तो ये हाईलाइट क्या कर रहा है, बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि लिंग्विस्टिक प्लूरलिज्म की बात कर रहा है, कि प्लूरलिस्टिक सोसाइटी है हमारी, कि एक से ज़्यादा लैंग्वेजेस हैं, रिलीजन है। अगर हम ये देखें इंडियन और वेस्ट मॉडल चेक करें, उन डिफरेंस देखें, तो हमारी फ़िलोसफी है सर्वधर्म समभाव, कि हम इक्वल रिस्पेक्ट करें सभी रिलीजन एंड कम्युनिटीज़ की। और वेस्टर्न में क्या होता है, स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर है वहाँ पे, स्ट्रिक्ट सेपरेशन बिटवीन चर्च एंड स्टेट, वहाँ पे क्या है, स्ट्रिक्ट सेपरेशन है। इंडिया में अगर देखें तो आर्टिकल 25 से 28 क्या देती है, प्रोटेक्ट रिलीजियस फ्रीडम, हमको फ्रीडम है, फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस है, कि हम अपना कोई भी रिलीजन मान सकते हैं। लैंग्वेज एज अ आइडेंटिटी, कॉन्स्टिट्यूशन रिकग्नाइज करती है लैंग्वेज एज अ वाइटल एस्पेक्ट ऑफ कल्चरल आइडेंटिटी। और अगर देखा भी जाए तो जो लैंग्वेज है वो एक सेकुलर, कह सकते हैं मोस्ट सेकुलर कॉन्टेक्स्ट है, किसमें किसी भी रीजन का कल्चर डिफाइन करने में। कल्चर डिफाइन एज अ लैंग्वेज बेस ही होता है। स्टेट का रोल क्या है कि वो किसी भी रिलीजन या लैंग्वेज को क्या प्रमोट और सप्रेस ना करे, ना इंटरवीन करे, पर इंटरवीन कर सकते किसके लिए, कम्युनलिज्म जो रिलीजियस और लिंग्विस्टिक बेस पे हो रहा है उसको कर्व करने के लिए। इंडिया के पास नेशनल लैंग्वेज नहीं है। आर्टिकल 343 में क्या है, जो हिंदी है वो देवनागरी स्क्रिप्ट में ऑफिशियल लैंग्वेज है, नेशनल लैंग्वेज नहीं है। लिंग्विस्टिक फ्री फेडरलिज्म है कि स्टेट चाहे तो अपना एक ऑफिशियल लैंग्वेज चूज़ कर सकती है। आर्टिकल 29 देखें तो कल्चरल एंड लिंग्विस्टिक राइट प्रोटेक्टेड है, इसके लिए स्पेशलिटी माइनॉरिटीज़ के लिए। 8th शेड्यूल में 22 लैंग्वेजेस हैं जो अराउंड 100% कवर कर ही लेती हैं पॉपुलेशन का। रिमेनिंग लैंग्वेजेस 99 आउटसाइड 8th शेड्यूल रिफ्लेक्ट मैसिव डाइवर्सिटी। तो यहाँ से 4% बची हैं, उसमें बहुत सारी डाइवर्सिटी है। अभी हो क्या रहा है रिसेंट में, जो नॉन मराठी स्पीकर है महाराष्ट्र में उनको लैंग्वेज बेस एक्सक्लूजन फील करवाया जा रहा है। और तमिलनाडु, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट वो क्या रजिस्ट करती हैं, किस लिए, कि टॉप डाउन हिंदी प्रमोशन के लिए। अंडरमाइनिंग प्लूरलिज्म, लैंग्वेज आइडेंटिटी मिसयूज बाय पॉलिटिकल एक्टर्स, ये कि वो पॉलिटिक्स कर रहे हैं डिस्गाइज फॉर्म में, किसके अंडर कर दे रहे हैं, डिस्गाइज कर दे रहे हैं हम लैंग्वेज के अंडर। फेडरल हार्मनी ऐसे इरोड हो रही है। इंक्लूसिव नेशनलिज्म, ये भी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो प्रमोट
क्या करना चाहिए हमको, मल्टीलिंगुअल एजुकेशन, गवर्नेंस और मीडिया। पॉलिटिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम डिवाइसिव पॉलिटिक्स ना खेलें लिंग्विस्टिक बेस पे, सिविल एंगेजमेंट करें। और इंस्टीट्यूशनल ओवरराइड, जो कमिश्नर ऑफ लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ है उसको हम क्या करें, एम्पावर करें। और मॉनिटर वायलेशन ऑफ लिंग्विस्टिक राइट्स। अगला इशू करंट अफेयर में क्या है कि हेल्थ मिनिस्ट्री ने एडवाइजरी जारी की है किसके लिए, हिडन फैट और शुगर के लिए, जो हेल्थ में GS2 में वो बिहेवियरल चेंज NCD नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ उसमें आ सकता है हेल्थ में। वर्क प्लेस डिस्प्ले, क्या डिस्प्ले करना है, हाईलाइट द हेल्थ रिस्क ऑफ हिडन फैट एंड एक्सेस शुगर। फैट और ज़्यादा शुगर लेके क्या हेल्थ इम्पैक्ट पड़ सकता है। ये एडवाइजरी पार्ट किसका है, नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़, कि हम बिहेवियर चेंज कर सकें, हेल्थी लाइफस्टाइल चॉइस लें। क्योंकि किस लिए किया है कि हम टैकल कर सकें कि 60% जो डेथ हो रही हैं वो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ से हो रही हैं, जैसे ओबेसिटी है, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन। मैक्सिमम जो केस है वो है हार्ट स्ट्रोक के, है कार्डियोवास्कुलर जो डिजीज़ है उस कारण से ज़्यादा डेथ हो रही हैं। की कंपोनेंट क्या है एडवाइजरी के, कि हेल्दी ईटिंग हो, फिजिकल एक्टिविटी करें, कि स्टेयर्स यूज़ करें, थोड़ा सा एक्सरसाइज कर लें, वर्क प्लेस मॉडिफिकेशन करें, कि बोर्ड लगाए जाएं हेल्थ अवेयरनेस के लिए। ये नेशनल प्रोग्राम फॉर नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ जो है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है नेशनल हेल्थ मिशन के अंडर 2010 में स्टार्ट की गई थी और 2023 में क्या एक्सपेंड कर दी गई। कवरेज क्या है, कार्डियोवास्कुलर डिजीज़, कैंसर, रेस्पिरेटरी डिजीज़, डायबिटीज़, किडनी एंड लीवर डिसऑर्डर, मेंटल हेल्थ, ये है कवरेज। ये सारी क्या है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है, ये एक से दूसरे को फैलती नहीं है, किसी एक को ये तो एक को ही रहेगी। सर्विस डिलीवरी थ्रू हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर से होगी। डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाए गए हैं, जो नेशनल NCD पोर्टल 2023 ये बनाया गया है, जो एनकरेज कर सकें। सिग्निफिकेंस क्या है इसका, यही कि प्रिवेंटिव हेल्थ केयर करें, कि बीमार कोई हो ना उससे पहले ही क्या कर दें, प्रिवेंट कर दें हम, कैसे, हेल्दी चॉइसेस से हम बिहेवियरल इकोनॉमिक्स की इन्फ्लुएंस कर सकें, पब्लिक हेल्थ पॉजिटिविटी ला सकें। न्यूट्रिशन एंड लाइफस्टाइल एजेंडा जो ईट राइट मूवमेंट है, फिट इंडिया मूवमेंट है, उससे क्या है, ये अलाइन है। वे फॉरवर्ड क्या है कि मॉनिटर एंड कंप्लाइंस करें, वर्क प्लेस इम्प्लीमेंट दिस एडवाइजरीज, पब्लिक और प्राइवेट का कोलैबोरेशन करें, कि इंटीग्रेट कर सकें किसके लिए, हेल्दी डिज़ाइन के लिए। एक्सपेंशन कर सके कहाँ, स्कूल में भी, कॉलेज, अर्बन लोकल बॉडीज में, और हो सके तो आयुष्मान भारत से हम इंटीग्रेट कर सकें। नेक्स्ट डेवलपमेंट क्या है, चेंजिंग लैंडस्केप ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, ES3 इंडियन इकोनॉमी, एम्प्लॉयमेंट स्किलिंग यूथ। यहाँ हर साल लाखों ग्रेजुएट आते हैं, पर फिर भी वो क्या कर सकते, फेल हो जाते हैं, किसके लिए, सिक्योर फॉर्मल स्किल मैच जॉब, कि एम्प्लॉय क्या कहते हैं, ग्रेजुएट तो हैं पर एम्प्लॉयमेंट में जो स्किल चाहिए वो मिसमैच है बिटवीन एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। अगर हम इंडिया एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट देखें 2024 की, इनफॉर्मेलिटी 90% ऑफ जॉब आर इनफॉर्मल, सैलरी जॉब क्या हो रही है, वो कम हो रही है, कॉन्ट्रैक्चुअलाइजेशन वो बढ़ रही है, कॉन्ट्रैक्चुअलाइजेशन इंक्रीज हो रही है। वोकेशनल ट्रेनिंग ओनली
3.7% ऑफ वर्क फोर्स हैव फॉर्मल सेक्टर ट्रेनिंग। EPFO का रिपोर्ट देखें हम तो यूथ जो 18 से 21 के बीच में सिर्फ 18 to 20% के आसपास हैं जो न्यू फॉर्मल सब्सक्राइबर जॉब सब्सक्राइबर हैं जो इस एज में आते हैं। इकोनॉमिक सर्वे 2023-24 का क्या ओनली 50% आर जॉब रेडी। जो भी ग्रेजुएट हैं उनमें से 50% ही हैं जो जॉब रेडी है, जिनके पास कुछ स्किल है क्या चैलेंज क्या है? एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट गैप है। डिग्री इज़ नॉट इक्वल टू जॉब रेडीनेस, क्योंकि क्या है स्किल नहीं है। 83% यूथ जो इंडिया का है वो अनएम्प्लॉयड है। एंट्री लेवल बैरियर है कि क्या कंपनियां क्या मांगती हैं, पहले एक्सपीरियंस मांगती हैं। लैक ऑफ सॉफ्टवेयर डिजिटल स्किल, डिजिटल डेफिसेंट देखें तो 75% यूथ क्या सेंड ईमेल नहीं कर सकते क्या अटैचमेंट के साथ में। एकेडमिया और इंडस्ट्री का लिंकेज भी क्या है वीक है। जो इंडस्ट्री को स्किल ज़रूरत है वो एकेडमी में प्रोवाइड नहीं की जा रही है। अर्बन रूरल डिवाइड है। इंफ्रास्ट्रक्चर गैप, जेंडर डिस्पैरिटी है। अर्बन फीमेल यूथ एम्प्लॉयमेंट सिर्फ 24% है। बैरियर क्या है वर्क प्लेस सेफ्टी नॉर्म्स, और ये एक चीज़ बड़ी होगी ग्लास सीलिंग इफेक्ट है। और जो सैलरी है वो भी क्या है मेल काउंटर पार्ट से कम मिलती है किनको फीमेल्स को। रिस्क फॉर AI एंड ऑटोमेशन, जो मिड स्किल और क्लरिकल जॉब हैं वो शायद लॉस्ट हो जाए किस कारण से ऑटोमेशन से। फ्यूचर जॉब रिपोर्ट प्रोजेक्शन क्या है कि 2030 तक न्यू जॉब 170 मिलियन क्रिएट हो जाएंगी और जॉब डिस्प्लेस ऑटोमेशन के कारण क्या हो जाएगी 92 मिलियन क्या लॉस्ट हो जाएंगी। ग्रोथ किस किस में AI में, साइबर सिक्योरिटी, डाटा साइंस और ग्रीन टेक में। एम्प्लॉयमेंट टू ग्रो 7% मोस्ट इन स्किल्ड सेक्टर, स्किल्ड सेक्टर में ज़्यादा ग्रोथ होगी एज अ जॉब की। वे फॉरवर्ड क्या है कि करिकुलम को हम रिफॉर्म करें, सॉफ्ट स्किल डिजिटल लिटरेसी और स्किल दे सकें और इंडस्ट्री का लिंकेज करा सकें किसके साथ एकेडमिया के साथ, फॉर्मल पार्टनरशिप हो, प्लेसमेंट बेस्ड एक्रीडेशन हो, जॉब आउटकम निकले जिससे। ग्लोबल स्किल अलाइनमेंट किससे कर सकें ग्लोबल स्टैंडर्ड से अलाइन कर सकें, जैसे EU का है लिंक फॉर स्किल। डेडिकेट इंडियन एजुकेशन सर्विसेज, क्रिएट अ स्पेशलाइज्ड कार्डर सर्विस टू स्टीयर लॉन्ग टर्म एजुकेशन रिफॉर्म इन एंड स्किलिंग। अगला करंट अफेयर इशू है स्टेबल कॉइन एंड इंडिया फिनटेक फ्यूचर। US ने एक एक्ट निकाला है जीनियस एक्ट, है क्या गाइडिंग एंड एस्टेब्लिशिंग नेशनल इनोवेशन फॉर US स्टेबल कॉइन एक्ट। स्टेबल कॉइन क्या होता है, ये क्रिप्टो करेंसी है जो पैक्ड टू स्टेबल एसेट, कि क्रिप्टो करेंसी तो है पर उसको बैक किया गया है किससे, या तो फियाट करेंसी से या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ से, कि क्या वॉलेटिलिटी रिड्यूस कर सकें, कि ऐसा ना हो कि आज 1 रुपये का है और कल एकदम 100 रुपये का हो जाए। तो इस वॉलेटिलिटी को कम करने के लिए हम क्या कर देते हैं पैक कर देते हैं किसी स्टेबल एसेट के साथ, जैसे गवर्नमेंट सिक्योरिटी। तो इंडिया की अपॉर्चुनिटी क्या है स्टेबल कॉइन में, बोरोइंग कॉस्ट क्या हो सकती है रिड्यूस हो सकती है अगर हम टोकनाइज करते हैं किसको गवर्नमेंट सिक्योरिटी को। मार्केट पार्टिसिपेशन, हाउस होल्ड क्या शायद गोल्ड और FD को छोड़कर इसमें आ सकती हैं, जिससे इंडिया की बोरोइंग कॉस्ट भी क्या हो जाएगी रिड्यूस हो जाएगी। इंडिया का डिजिटल जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो तो रोबस्ट है, जैसे UPI आधार ONDC, जो डिजिटल एसेट रोल आउट में आसानी होगी है। फाइनेंशियल इंक्लूजन बढ़ेगी इससे। इकोनॉमिक सोवरनिटी, जो डोमेस्टिक स्टेबल कॉइन होगा
वो रिड्यूस करेगी रिलायंस ऑन फॉरेन प्राइवेट क्रिप्टोज़। अगर इंडिया के पास खुद होगा तो बाहर वाले जो भी हैं प्राइवेट क्रिप्टोज़ उन पर रिलायंस कम होगा। इनोवेशन फॉर्मलाइजेशन, कि इनोवेशन को बूस्ट मिलेगा। हवाला, डिजिटल हवाला वो रिड्यूस हो जाएगा। ब्लॉकचेन एज अ इकोनॉमिक ड्राइवर, ब्लॉकचेन यूज़ कर सकें हम क्या, इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए। पर अभी भी पॉलिसी गैप क्या है, एक तो रेगुलेटरी वैक्यूम है कि कोई ऑफिशियल फ्रेमवर्क नहीं है इसके लिए, क्रिप्टो करेंसी के लिए गाइडलाइन भी डिले हैं। क्रिप्टो पॉलिसी पेपर डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर, उन्होंने अभी तक ये पेंडिंग है क्रिप्टो पॉलिसी पेपर। कस्टमर रिस्क है, एक्सपोज टू वोलेटिलिटी, फ्रॉड, अनरेगुलेटेड एक्सचेंज, क्या पता कोई फ्रॉड करते हैं। वे फॉरवर्ड क्या है कि एक तो रेगुलेटरी क्लैरिटी लेके आनी चाहिए, ट्रस्ट बिल्ड करना चाहिए स्टेबल कॉइन में, जिससे क्या होगा, बूस्ट होगा डोमेस्टिक इनोवेशन। ग्लोबल कोऑपरेशन लाए, G20 डिजिटल फाइनेंस फ्रेमवर्क है जो, जिसमें डिजिटल लिटरेसी कैंपेन करें कि एजुकेट कर सकें कंज्यूमर को, किसके लिए, रेगुलेटेड डिजिटल एसेट के लिए। अगला जो क्वेश्चन है वो है स्लो डाउन इन कॉरपोरेट इन्वेस्टमेंट। ये जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है वो डिक्रीज़ हो रही है। अब वो कारण क्या है, एक तो म्यूटेड डिमांड है, जो कस्टमर हैं वो स्पेंड कम कर रहे हैं। इन्फ्लेशन 4.9, इन्फ्लेशन ज़्यादा है, इस कारण से डिमांड भी क्या है, कम है। डिमांड कम है तो सप्लाई भी क्या होगी, भी कम होगी, तो उस कारण से क्या, इन्वेस्टमेंट भी कम होगी। मोस्टली जो IIP ग्रोथ इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन निकालती है, उसमें भी क्या है, 9 महीने का लो देखा गया है। GFCF जो कैपिटल फॉर्मेशन देखती है, कैपिटल फॉर्मेशन मतलब जैसे मशीनरी और इक्विपमेंट का इंक्रीज़ हो, बिल्डिंग एक्सपेंड करे, वो सिर्फ 35% हुआ है 4 सालों में, जिससे जॉब क्रिएशन क्या हुई है, लिमिटेड रही है। मिसमैच ऑफ इन प्रॉफिट एंड जॉब, इकोनॉमिक सर्वे 2024 का कि कॉरपोरेट प्रॉफिट बढ़ रहा है पर जॉब क्रिएशन अभी भी स्टैग्नेंट है। क्यों, जो अपर टॉप लेवल की जो लोग हैं वहाँ पे CEO वगैरह, वो ज़्यादा, उनकी सैलरी बहुत ज़्यादा है, जैसे 130 करोड़ वही ले जा रहे हैं, बाकी जो लोअर पे जो जॉब कर रहे हैं उनको कम मिल रहे हैं। केपेक्स देखें 3.1% है GDP की फाइनेंशियली 25-26 में, पर फिर भी देखा गया है कि मल्टीप्लायर इफेक्ट क्या है, कम है। किस कारण से, या एग्जीक्यूशन में डिले आ रहा है, इंपोर्ट कंटेंट है, लो जॉब जनरेशन है। मल्टीप्लाई इफेक्ट क्या है कि अगर 1 रुपये इन्वेस्ट किया है तो वो मल्टीप्लाई होकर कितना मिल रहा है। इनइफेक्टिव क्रेडिट साइकिल ड्यू टू लो प्रॉफिट एक्सपेक्टेशन, बिजनेसेस क्रेडिट ही नहीं ले रही हैं, मतलब लोन नहीं ले रही हैं। और उससे अलग बड़ी बात क्या है कि जो बॉन्ड मार्केट है इंडिया का, वो क्या है, अभी अंडर डेवलप है। US का देखें तो 51 ट्रिलियन है, इंडिया का सिर्फ 2.69 ट्रिलियन है। FDI भी डिक्लाइन हुए हैं, इकोनॉमिक सर्वे का डेटा है कि FDI भी डिक्रीज़ हो गई है। क्यों, क्योंकि अगर डिमांड नहीं होगी तो बाहर से पैसे भी क्यों लाएगा कोई। एक टैरिफ बैरियर जो US चाइना वॉर है, और US ने कहा है कि हाँ हम लगा देंगे 500% टैरिफ लगा देंगे अगर रशियन ऑयल अगर हम लेते हैं तो। सोल्यूशन क्या है कि डिमांड हम रिवाइव कर सकें, कि डिस्पोजेबल इनकम जो है इन हैंड ज़्यादा हो लोगों की। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट
स्ट्रीमलाइन करें, रेगुलेटरी रिफॉर्म लेके आएँ, सेक्टर इंसेंटिव दे जैसे PLI स्कीम में देते हैं, बॉन्ड मार्केट डेवलप करें। अगला है इन्वायरमेंट का, क्लाइमेट फाइनेंस इन इंडिया। डेलोइटे द क्लाइमेट रिस्पॉन्स, इन्होंने कोई भी ऐसे पेपर निकाला है, तो इन्होंने बोला है कि इंडिया को $1.5 ट्रिलियन चाहिए 2030 तक, जो क्लाइमेट और एनर्जी टारगेट मीट करना है। तो 250 बिलियन नॉन फॉसिल फ्यूल के लिए, 300 बिलियन एनर्जी स्टोरेज बढ़ाने के लिए। इन्वेस्टमेंट गैप अभी भी एग्जिस्ट करती है रिन्यूएबल, बायोफ्यूल, ग्रीन हाइड्रोजन, स्टोरेज, ग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर में। UNFCCC का क्लाइमेट फाइनेंस पब्लिक प्राइवेट फंडिंग टू मिटिगेट एंड अडेप्टेशन ऑफ क्लाइमेट चेंज। इसमें आर्टिकल 9 में क्या है, पेरिस एग्रीमेंट के, कि जो डेवलप्ड कंट्री हैं वो 100 बिलियन ईयर देगी, कहाँ, किसको, डेवलपिंग नेशन को 2025 पर नहीं हुआ है अभी तक ये सब। ये बेस किस पे है, कॉमन बट डिफ्रेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड रिस्पेक्टिव कैपेबिलिटीज़, कि जो ग्लोबल नॉर्थ है वो तो डेवलप हो चुके हैं, वो उसी पहले डेवलप हो चुके हैं, क्या करके, फॉसिल फ्यूल बर्न करके उन्होंने पोल्यूशन कर दिया है। अब ये कहते हैं कि जो डेवलपिंग वर्ल्ड है, जैसे इंडिया, वो फॉसिल फ्यूल ना जलाए, बल्कि क्या किए करे, वो मिटिगेट करे कि पोल्यूशन ना हो। मॉडल ऑफ क्लाइमेट फाइनेंसिंग क्या है, ग्रीन बॉन्ड, इन्वायरमेंट फ्रेंडली प्रोजेक्ट में लाएँ, क्लाइमेट फंड की फंड दे दें मिटिगेशन और अडेप्टेशन के लिए, ब्लेंडेड फाइनेंस, कार्बन क्रेडिट, डेब्ट स्वैप, कंसेशनल लोन दे दें, ग्रांट दे दें। ग्रांट का मतलब है कि जो भी मनी दी उसको वापस नहीं करना, नॉन रिपेबल है। गारंटी, रिस्क रिड्यूस एश्योरेंस टू लेंडर हो। ग्लोबल क्लाइमेट फाइनेंस लैंडस्केप है क्या, टोटल फ्लो देखें तो $2 ट्रिलियन का हो चुका है, ऐसा डेवलप्ड कंट्री कहती है जो ग्लोबल नॉर्थ है। पर उसमें अडेप्टेशन के लिए सिर्फ 65 बिलियन ही है। प्राइवेट शेयर 49%, मेनली इन मिटिगेशन, डेप्ट बेस, ये तो मेनली जो है 70% के आसपास जो क्या है, डेप्ट बेस है, ग्रांट नहीं है, क्या है, डेप्ट बेस, जो अगर देंगे तो बाद में क्या करना है, वो वापस करना है। लोन एंड इक्विटी, जो फाइनेंशियल स्ट्रेस बढ़ा देते हैं। अगर ग्लोबल क्लाइमेट फाइनेंस मैकेनिज़्म देखें, मैकेनिज़्म क्या कहें, एक तो ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी है जो UNFCCC और GEF के अंडर ही है। ग्रीन क्लाइमेट फंड है जो UNFCCC के अंडर है। अडेप्टेशन फंड बनाया गया था क्योटो प्रोटोकॉल में। ये लीस्ट डेवलपमेंट कंट्री फंड है GEF और UNFCCC के लिए अंडर। लॉस एंड डैमेज फंड बनाया UNFCCC में, COP28-23 में ऑपरेशनलाइज हो गया। CIF क्लाइमेट इन्वेस्टमेंट फंड जो वर्ल्ड बैंक मैनेज करता है, और UN का बायो कार्बन फंड जो वर्ल्ड बैंक का है, जो रिजल्ट बेस है डेवलपिंग नेशन के लिए। ग्लोबल क्लाइमेट फाइनेंस फ्रेमवर्क जो COP28 UAE में जो हुआ ग्लोबल साउथ के लिए, ये बनाया गया। चैलेंज क्या है ग्लोबल फाइनेंसिंग में, एक तो यूनिवर्सल डेफिनेशन नहीं है कि क्या करना है, ग्रांट देना है कि डेप्ट देना है। इन्फ्लेशन क्लेम, ओवर रिपोर्ट कंट्रीब्यूशन किया, अभी अगर बोला है कि $100 बिलियन देना है, तो इस 2015 में ऐसा बोला पेरिस में, तो अगर अभी दे रहे $100 बिलियन तो इन्फ्लेटेड
रुपीज़ इन्फ्लेटेड पैसे देने चाहिए, बल्कि वैसा नहीं है। अडेप्टेशन निगलेक्ट की गई है क्योंकि सिर्फ 5% जाती है अडेप्टेशन के लिए, मैक्सिमम किसके लिए जाती है, मिटिगेशन के लिए। और क्या है, डेप्ट डोमिनेंस है, क्योंकि डेप्ट है तो फिर तो डेवलपिंग नेशन फिजिकल प्रेशर में आ जाएगी। नो इन्फोर्समेंट, कोई पेनल्टी नहीं है डेवलप्ड नेशन पे कि अगर नहीं देंगे तो कुछ नहीं है। और अनमेट क्लाइमेट फाइनेंस प्लेजेस, प्लेज किए नहीं किए तो क्या, कुछ नहीं। चैलेंज यही प्राइवेट फंडिंग गैप है, प्रोजेक्ट रिस्क, डेप्ट बैरियर कि डेप्ट मिल जाए, कंसेशनल फंड नहीं मिलते, पॉलिसी मिसमैच है, अर्बन बायस है कि अर्बन एरिया को ज़्यादा मिलता है, रूरल जो वल्नरेबल जोन्स हैं उनको मिलता ही नहीं है। इंडिया की इनिशिएटिव क्या है, एक तो नेशनल क्लीन एनर्जी फंड है, नेशनल अडेप्टेशन फंड, सोवरेन ग्रीन बॉन्ड, आरबीआई सस्टेनेबल फाइनेंशियल ग्रुप है, नाबार्ड का ग्रीन स्ट्रेटजी 2030 तक कि रूरल ग्रीन फाइनेंस चैनल को हम क्या कर सकें, एक्सपेंड करें। स्ट्रेटजी क्या है अगर क्लाइमेट फाइनेंस को स्ट्रेंथन करना है तो, एक तो कंसेशनल क्लाइमेट फंड मिलना चाहिए, डेप्ट टू क्लाइमेट स्वैप हो, यूनिफाइड नेशनल फंड लाइक ब्राज़ील अमेजोन फंड, सेंट्रलाइज है, अकाउंटेबल डिस्पर्सल हो, GETP ये G7 का मॉडल है कि क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन को फाइनेंस कर सके, कहाँ, डेवलपिंग कंट्री में, कि फॉसिल फ्यूल छोड़कर वो किस में आ जाए, रिन्यूएबल में आ जाए। मल्टी ईयर बजट प्लेज, ऐसे जर्मनी मॉडल है, ग्रीन बजट टैगिंग हो,